ना कि एन मोमेंटम की। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। जितना फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होगा उसमें इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, वही एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास। मतलब जितना मास हमारे पास बड़ा होगा उतना हमारे पास फोर्स कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। अब अगर हम एक रिलेशन निकालना चाहे तो एफ और एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ और एम, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। अब दूसरे सेट पे आते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। जब किसी विद इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वेलोसिटी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम है। लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेंगे एक कार की। लेट सपोज ये हमारे पास एक कार है जो इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी vf होगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लगेगा इसमें। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वी एफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें टाइम भी लगेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग नाम देंगे एक्सेलरेशन का। अब अगर हम लोग बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 and 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का बराबर है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर होगा। एफ और एम ये इक्वेशन 1 से और ये इक्वेशन 2 से और 2। चूँकि टी हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। टी इज इक्वल टू यहाँ पे m डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मैं एक बार ब्रैकेट में इसको बंद करूँगा, बाद में फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा वी आई। अब f ज़रब t इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर हम लोग देख लें तो एम वी एफ हमारे पास या एम वी हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम के बराबर है। तो मोमेंटम, अगर ये मोमेंटम के बराबर है तो हम इसकी जगह डेफिनेटली पी पुट कर सकते हैं। एफ चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे एरो लगाएंगे। मोमेंटम एफ माइनस मोमेंटम बातों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं पहले से इसको लिख चुका हूँ। अभी इसको हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है? इक्वेशन नंबर 3 शो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है? फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट। अगर हम लोग अभी देख लें कि डेल्टा की फॉर्म में हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई है। अब टी अगर हम लोग मज़ीद देखें
तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन की दूसरी साइड पे। एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज of momentum of a body is equals to the applied force, अब हम लोगों ने चूंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था F इक्वल टू ma, तो यहाँ मतलब क्या हुआ था, वहाँ पे जितना हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका मास हो उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी ये इक्वेशन भी यही कह रहा है कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर जिसका मास m हो उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ की एक फॉर्म है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम की शक्ल में न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ भी कह सकते हैं। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ की ये फॉर्म है, ये मोस्ट रिलायबल फॉर्म है, ये ज़्यादातर हम लोग इसको ये यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।